नमस्कार दोस्तों मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है वो सार्वजनिक अन्नागार है, जिसे धान्यागार भी कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल स्नानागार है। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो में स्थित है। हड़प्पा में भी अन्नागार है, लेकिन वो मोहनजोदड़ो जितना बड़ा नहीं है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन है वो सार्वजनिक अन्नागार है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है वो उसका नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरों का निर्माण हुआ था इस समय। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस समय की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता है वो महात्मा बुद्ध के समय, यानी महाजनपद युग में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा घाटी में दूसरी भारत की नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड यानी गोदी क्षेत्र या बंदरगाह है वो लोथल में था। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो कि समुद्र से एक भोगवा नदी द्वारा जुड़ा हुआ था। और ये उस समय प्रसिद्ध बंदरगाह था, जो कि पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी देश हैं, अरब देश, इनके साथ में व्यापार के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक राक्षस के मुँह वाली मोहर भी प्राप्त हुई है, जो कि सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहर है, वो यहाँ लोथल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम और दयाराम साहनी। इनमें से हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। उस समय ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक है वो सर जॉन मार्शल थे। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज है वो 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी हड़प्पा काल में मुद्राएं किसकी बनी होती थी? मुद्राएं उस समय है वो टेराकोटा यानी स्टेटाइट शैल खड़ी की बनी होती थी, जिन्हें हम मोहरें भी कह सकते हैं। और सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ऐसी मोहरें जिन पर लेख लिखे हुए हैं, लेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं सर्वाधिक मोहरों की बात की जाए या मुद्राओं की बात की जाए तो वो सर्वाधिक मुद्राएं हैं वो अभिलेख युक्त व अभिलेख रहित सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वहीं लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? यानी इन 4 विद्वानों में से ऐसा कौन सा विद्वान रहा है जिससे या जिसका संबंध है वो हड़प्पा संस्कृति से नहीं है? यानी उसने हड़प्पा संस्कृति की खोज या उसको पढ़ने में या उपकरणों को खोजने में या उत्खनन में किसी प्रकार का उसका सहयोग नहीं रहा है। चार्ल्स मैसन, कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर और P.S. वत्स। तो मित्रों, चार्ल्स मैसन
सबसे पहले चार्ल्स मैसन ही है वो हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कनिंघम के काल में भी कनिंघम है वो हड़प्पा का 2 बार दौरा करते हैं, लेकिन वो भी इस सभ्यता को खोज नहीं पाते। इन्होंने उस समय ज़रूर कहा था कि इन टीलों के नीचे कोई सभ्यता दबी हो सकती है। और मार्टिमर व्हीलर का भी सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन और खोज में महत्वपूर्ण सहयोग रहा था, लेकिन PS वत्स का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है, जो कि आद्य ऐतिहासिक युग की थी। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। और हड़प्पावासी कपास उगाने के क्षेत्र में उस समय तत्कालीन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करते थे, सबसे अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी खानाबदोश थे, इधर उधर भटकते रहते थे, या फिर जनजाति थे? तो हड़प्पा सभ्यता है वो मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी, यानी हड़प्पा के निवासी है वो शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रमुख पैसा क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, व्यापार भी उनका प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो ये कृषि था। खेती बाड़ी करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यापार नहीं था, व्यापार भी मुख्य व्यवसाय था, लेकिन व्यापार और कृषि दोनों आ जाए तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कृषि को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा है वो वर्तमान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस प्रकार पंजाब प्रांत से ये रावी नदी निकल रही है, इसके बाएं तट पर हड़प्पा का टीला था, जहाँ पर खुदाई की थी दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा था। विद्वानों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे साक्षी खोज निकाले, वो 7 परतें खोज निकालिए, जिससे ऐसा पता चलता है कि पुराने निर्माण के ऊपर हर बार नया निर्माण किया गया था। इस बार पुराना निर्माण है वो 7 बार बाढ़ में ध्वस्त हुआ और उसी के ऊपर, उसी मलबे के ऊपर 7 बार पुनः निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार, और श्री मोहनजोदड़ो की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि वहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा स्थल से बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं, R37 कब्रिस्तान भी मिला है, जो कि विदेशी व्यक्ति की एक कब्र है R37, लेकिन मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्र के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। लेकिन बाढ़ में 7 बार तबाह हुआ और 7 बार वापस ये पुनः बसा था। इस कारण सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और लोथल को भी दूसरा मृतकों का टीला कहा जाता है, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान की सिंध प्रांत सिंध लगता है और जिला लरकाना है।
वहीं हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। और मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। वहीं हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? कांसे का रथ प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के दैमाबाद जो कि अहमदनगर जिले में पड़ता है। वहाँ से एक कांसे का रथ मिला है और उसके ऊपर में एक उसको हाँकने वाला सारथी और उसके पीछे 2 कुत्ते, कांसे के कुत्ते बने हुए हैं और आगे है वो रथ को बैल चला रहे हैं। ये पूरी की पूरी आकृति है वो कांसे की है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों ने मृदभांड यानी पोट्री उद्योग का विकास किया था। वो आभूषण भी पहनते थे। बढ़ईगिरी यानी सुथार का काष्ठकारिता का कार्य भी वो करते थे। लेकिन मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। लोहे की जानकारी नहीं थी तो स्पष्ट है लुहारगिरी का कार्य है वो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य है वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? मित्रों, 4 वेद है, उनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद में रचना हुई थी सामवेद की, सामवेद के बाद में यजुर्वेद की और अंतिम रूप से चौथे वेद अथर्ववेद की रचना हुई थी। मित्रों, पहला वेद ऋग्वेद है, इसकी रचना है वो वैदिक युग में हुई थी और बाकी के 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना है वो उत्तर वैदिक युग में हुई थी। तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम और सटीक सूचना है वो पहले वेद ऋग्वेद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? महर्षि कपिल और विदुषी गार्गी और विद्वान मैत्रेय का घर है वो मिथिला था, यानी ये तीनों ही है वो मिथिला के रहने वाले थे। महर्षि कपिल, इन्होंने बाद में अपनी तपोस्थली है वो वर्तमान राजस्थान के बीकानेर जिले में अपना आश्रम स्थापित किया था, कोलायत नामक स्थान पर, जहाँ पर कोलायत में एक झील भी है। उस झील के किनारे है वो इन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया था और यहीं से उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये तीनों ही महान विभूतियाँ हैं वो मिथिला से संबंध था इनका। इनका जन्म है वो मिथिला में हुआ था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 39, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40, वेदों को माना जाता है। मित्रों, वेद है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुन करके आगे से आगे प्रसारित किए गए हैं, इसलिए वेदों को श्रुति संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि सुनकर इनका ज्ञान है वो गुरु अपने शिष्य को देता था, शिष्य जब बड़ा होता तो अपने शिष्यों को देता। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान है वो ट्रांसफर होता गया। इस कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। और अंत में 4 वेदों का संकलन है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास ने किया था, इसलिए वेदों के रचयिता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता के कारण, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था का विकास है वो व्यावसायिक श्रम के विभाजन के लिए किया गया था। यानी जिस प्रकार का व्यवसाय व्यक्ति अपनाता उस प्रकार वो संबंधित वर्ण में जगह पा जाता था। लेकिन ये है वो वैदिक युग यानी ऋग्वैदिक काल तक ही चला। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय आधारित न होकर के वर्ण आधारित हो गई, यानी जन्म आधारित हो गई। यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता वो उसी वर्ण का होकर रह जाता था, चाहे वो कितना ही प्रतिभावान क्यों न हो। ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति योद्धा का कार्य करता था वो क्षत्रिय होता था। जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण में क्यों न जन्म लिया हो, योग्यता के अनुसार वर्ण है वो चयन होता था। लेकिन ऋग्वैदिक युग के बाद में ये व्यवस्था एकदम उलट गई और वर्ण है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक युग में सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था और वैदिक युग में तांबे का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी यानी वेदों का विरोध करने वाले और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में वेदों का और ब्राह्मणों का विरोध करने वाले जो अध्यापक होते थे, जो धर्म की शिक्षा देते थे लेकिन वेदों और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है या भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है? तो मित्रों, भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत या उद्गम सामवेद संहिता से होता है। सामवेद से भारतीय संगीत निकलता है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को लगभग 11 फसलों का ज्ञान था, जिनमें जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था। चावल को व्रीहि के नाम से जाना जाता था, जौ को यव के नाम से और गेहूं को गोधूम के नाम से जाना जाता था। मित्रों, तंबाकू का प्रचलन है वो भारत में बहुत बाद में हुआ था। तंबाकू का प्रचलन यूरोप से भारत में आया था और यूरोप से मुख्यतः पुर्तगाली है वो सर्वप्रथम भारत में तंबाकू है वो सम्राट जहांगीर के काल में लेकर आए थे 1616 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। आर्य लोग संस्कृत के ज्ञाता थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि प्रारंभिक आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी और वो कबीलों में झुंडों में भारत में आए थे, यानी वो नगरों में निवास करने वाले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? वैदिक युग में, चाहे ऋग्वैदिक युग हो चाहे उत्तर वैदिक युग, उस समय राजा जो अपनी जनता कर है वो उस समय स्वैच्छिक रूप से देती थी और उस कर को उस समय बलि कहा जाता था। बलि। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है वो दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद होते थे, क्षीरोपादनम यानी
खीर वगैरह ऐसे जो भी उत्पाद होते थे, दूध और उसके उत्पाद है, वो आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्वेश्चन नंबर 49, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, जिसका क्या कारण था? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि आर्यों को भारत में आने के बाद में हाथियों का ज्ञान हुआ था। वे अधिक लंबे और बलवान थे, ऐसी भी कोई विशेष बात नहीं थी। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, तो आर्य है वो शहरी संस्कृति से न होकर के जनजाति संस्कृति से यानी ग्रामीण संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्यों को घोड़ों का ज्ञान था, वो घोड़ों पर घुड़सवारी है वो बेहतर तरीके से कर सकते थे। और आर्य इसलिए सफल हुए क्योंकि अनार्य उन्हें कहा गया जो भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी जो पैदल सैनिक होते थे, उनकी अपेक्षा है वो घोड़े पर जो सैनिक होता था, आर्य सैनिक, वो अधिक गति से द्रुतगामी आक्रमण और खतरनाक आक्रमण करके अनार्यों को पराजित कर लिया और उनको दास बना लिया। इस कारण आर्य है वो अनार्यों पर भारी पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन है। इसके अगले 50 क्वेश्चन है वो हम कल तीसरे पार्ट में देखेंगे। ये श्रृंखला है वो लगभग 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है 50वां, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ये 4 आश्रम हैं। इनमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन होता था और इनकी आयु है वो चारों आश्रमों की 1 से लेकर के 100 वर्ष तक थी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु है वो 25-25 वर्षों में बंटी हुई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में जन्म से यानी 0 से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। उसके बाद में इस दौरान उसकी शिक्षा दीक्षा भी हो जाती थी। और दूसरा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम शुरू होता था 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु में। इस समय मनुष्य है वो अपने गृहस्थी के कार्य करता, दूसरों की सेवा करता, अपने बाल बच्चों की सेवा करता, अपने माँ बाप की सेवा करता, साधु संतों की सेवा करता, दान पुण्य देता। और फिर तीसरा आश्रम है वो 50 से 75 वर्ष की आयु में शुरू होता था, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। यानी मनुष्य है वो घर गृहस्थी से अब है वो उसका मोह भंग हो जाता था और वो लोगों की सेवा, भिक्षुओं की सेवा, परमार्थी कार्य करने में लग जाता था। और अंतिम 25 वर्ष यानी 75 से 100 साल की आयु के दौरान वो बिल्कुल घर गृहस्थी छोड़ करके एकांत जंगल में जा कर के तपस्या करता और मोक्ष प्राप्ति करने की कोशिश करता था। तो मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।